हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पे हम लोग करते हैं रेलवे स्पेशल मैथ, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए। तो आज के स्लाइड्स कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और अर्थमेटिक एडवांस, छोटे लंबे हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इससे पहले भी हम 10 लेक्चर्स ले चुके हैं। अगर आप नए हैं तो वो लेक्चर 1 से प्रोसीड कर सकते हैं ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा अगर 1 से करते हैं तो, क्योंकि हर चीज़ों को हम अब समझा चुके हैं और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि इनमें से 40% पुरुष हैं और 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, और उनके औसत वजन क्रमशः 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी है, तो उस समूह का औसत वजन कितना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से करते हैं हम लोग। मान के चलिए, हम लोग मान लेते हैं कि उस समूह में जो है 100 जो है लोग रहे होंगे ना, टोटल 100 लोग रहे होंगे। तो 40% जो है पुरुष हैं, तो 40% पुरुष हैं, इसका मतलब 40 पुरुष हैं, और उनका वजन जो है 70 है, प्लस क्या होगा 35 महिलाएं हैं और इनका वजन कितना है 60 है। और अगर हम बात करें तो शेष बच्चे यानी कितने हुए, 4 3 7 75 हुए, यानी 25 आपके जो है बच्चे हैं और उनका वजन जो है 30 है। अब अगर एवरेज ज्ञात करेंगे तो टोटल से भाग देंगे, यानी 100 से। तो देख सकते हैं जो कट रहा है कटा दीजिए, 10 सभी में है, दिख रहा है आपको, 10 सभी से कट जाएगा। 280, 5 6 के 30, 7 18, 3 21, 25 3 75। और अगर यहाँ पे करेंगे 5, नीचे 10 है तो 5 हो जाएगा, 7 1 8, 8 16 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 10, यानी 56.5 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो ये क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है, तो जो वास्तविक बाट से 30% कम है तो उसका कुल लाभ। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आपको बहुत रिपीटेड होंगे ना क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट सेलर वाले। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो ग्राहक है उसको ऊपर रखना है और जो दुकानदार है उसको नीचे रखना है, ताकि ये देखिए इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ एक। तो 25% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 4, यानी 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है वो। और क्या बोल रहे हैं कि और बेईमानी से उस बाट का जो वास्तविक 30% कम है। 30% कम है का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है ना। तो जो 10 है ये तो ग्राहक को दिखेगा, लेकिन जो कम है, जैसे कि ये 7, आपको पता है कि यहाँ से कम होगा, यानी 7 बटा, यहाँ पे हम लिखते हैं ना जब कम होता है तो 7/10। तो ये 7 जो है कम, ये तो जो है दुकानदार को दिखेगा, और 10 जो है वो दिखेगा जो ग्राहक है उसको। तो 2 दूनी के 4 और 5 दूनी का 10, 25, 14, यानी कितना प्रॉफिट ले रहा है, 11 प्रॉफिट ले रहा है, 1400। 14 7 98, यानी 77 के आसपास जो ऑप्शन होगा वही होगा। देख सकते हैं कि ये है, बाकी करना जरूरी नहीं होता है, कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा निकाल के, इतना ही आएगा ना। बाकी चीज़ों को थोड़ा सा ओरली करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, सरल कीजिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है कर सकते हैं, 6x3, 12x², 18x3, सारा माइनस में टर्म बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x³ वाला है, ये माइनस में x³ है, यानी 5x³ हो जाएगा, और -12x² है, तो ये तो यहीं एक टर्म दिख रहा है x² वाला, और 18x है, तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये 16x बना देगा, और +3। देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है, 5x³ -12x + 16x, यहाँ पे तो माइनस आ जा रहा है, और यहाँ पे तो -12 नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो
बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जाते। देखिए इसमें आपको क्या करना है, 6 × 6 मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, आप लोग फॉर्मूला लिखने लगते हैं, ये बहुत गलत लगते हैं मुझे। तो ये क्या होगा कि ये देख सकते हैं कि 1000 ऊपर चला जाएगा कट के ना, 1000 ऊपर चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8000। ये हुआ कैसे, डायरेक्ट आपको ऐसे ही अप्रोच करना था। ये आखिर हुआ कैसे, देखिए अगर आप करेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 गोलाकार, यानी जो चीज़ है मान के चलिए 1 किलो का इतना बड़ा चीज़ है ना, 1 kg इसका है। अब इसको 1 kg को जो है अब इतना इतना जो बनाएंगे, कुछ भी बना रहे हैं तो भाई इसका भी 1 kg ही होगा, ऐसा थोड़ा है कि उसका जो है द्रव्यमान बदल जाएगा। तो वही बात है कि बड़े एक ब्लॉक से ये छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हमें दोनों का आयतन जो है बराबर करना पड़ता है ऐसे। और 4/3 पाई r³ यानी बड़ा वाला मान लेते हैं, 4/3 पाई r³ छोटा। देखिए ये तो ख़त्म हो गया, और इधर जो है n बनेंगे आपके, तो n इधर छोड़ देते हैं, r³ जो है इधर आ गया, ये ऊपर, ये r³ जो है छोटा वाला नीचे आ गया n। तो यही तो मैंने किया, ये r³। आपको बस इतने से मतलब होना चाहिए। देखिए मन करता है, बहुत बहुत मस्त लगता है फार्मूला लिखने में कि फार्मूला लिख लेते हैं फिर बनाएंगे, लेकिन भाई ये टाइम आपका किल करेगा। आपको ये अप्रोच फॉलो करना है, ये वाला अप्रोच फॉलो करना है। अगर कोई चीज़ बनाया जा रहा है ना तो डायरेक्टली लिखिए, ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे ना तब जाके चीज़ें आएंगी आपको। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं यहाँ पे अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपको निकालना है, तो पहले देख सकते हैं कि माइनस है, तो इसका मतलब ये प्लस में दे रखा है, हमें माइनस वाला मान चाहिए। तो मैंने बता रखा है कि कैसे जाते हैं। पहले d+1/d निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे और रूट कर देंगे, 2 जोड़ेंगे रूट कर देंगे ना, 20 हो जाता है। देखिए मैं अब फॉर्मूला बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि भाई अगर हमेशा मैं ऐसा ही करता रहूँगा तो नए नए क्वेश्चन इंक्लूड ही नहीं कर पाऊँगा मैं। तो आप जो है पीछे के लेक्चर्स देखा कीजिए, बहुत फॉर्मूले मैंने इस पर करा रखे हैं। अब जाना है आपको d-1/d में। तो आपको क्या करना है कि इस हम रूट में लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब 20 हो जाएगा, और हम 4 घटा देंगे क्योंकि माइनस वाला निकाल रहे हैं, तो 16 हो जाएगा, तो आपका जो है 4 आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो अब आपको ये निकालना है, हमने इसका फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था आपको, n³ + 3n। तो n³ ये है 4 चौके 16 चौके 64, और प्लस 3n यानी 4 3 12, यानी कितना होगा 4 2 6 6 1 7 76 हो गया आपका आंसर। तो आपको इसी तरह करना है। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने बोला था कि भाई माधिका बोला क्या था, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये मीडियम क्लास वाला। बाकी पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो आप लोग जो हैं लगाने लग जाएंगे L+n/2 -CF और F × I लगाने, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए, मतलब आपको जो है क्लास बताना है कि मीडियन कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है कि माध्यिका क्या होती है, जो बीच में लाई करती है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। अगर आप जोड़ते हैं 12 15 27 27 13 40 40 10 50, तो आपका जो n निकल के आया है, जैसे कि टोटल निकल के आया है वो 50 है, और इससे 2 से भाग देंगे यानी 25। और 25 हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है देखेंगे तो 12 से 15 जाए 27, यानी कि इसी क्लास में हमारा जो है 25 लाई कर रहा है। तो 50 से 100 तक ये आपका ओरली आंसर हो जाएगा ना। तो आपको बस ये करना था। और देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अपने से थोड़े लिख के लाता हूँ, जो भी मैं कराता हूँ खुद से भी कराता हूँ, उस पर क्वेश्चन बेस्ट आते हैं ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी आपको ओरली अप्रोच करना था, मैं अभी बताऊंगा। 2 होता है 40√3, ये सभी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए ना। मैं सोचने को सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं। 20√3 3 20 3 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कैसे किया भाई, डायग्राम बनाना जरूरी है क्या हमेशा। देखिए मैंने ये बोला बेसिक, यहाँ पे ये है आपका, ये कुछ इस प्रकार था जब 60 डिग्री था। हाँ, जब 60 डिग्री, देखिए बड़ा वाला एंगल जो होगा ना
वो 90 डिग्री के पास होगा और जितना छोटा एंगल होगा वो इससे दूर होता जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये था आपका 60 डिग्री का। अब छाया जो बढ़ी तो यही तो थी और ये 30 डिग्री हो गई। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो होता है पूरा 3 होता है और ये इसका रेशियो 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका √3 होता है। मैंने बताया कि नहीं बताया? तो जब छाया बढ़ा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 2 का वैल्यू दे रखा है, ये 2 का वैल्यू दे रखा है, ये मैंने तो यही तो निकाला है। 2 का वैल्यू 40 ये है और आपको जो पूछ रखा है क्या, मीनार की ऊंचाई यानी √3 का पूछ रखा है। तो क्या आप ये चीज़ याद नहीं रख सकते हैं? बताइए कैसे होगा, इतना फास्ट स्पीड कैसे हो जाएगा? आप चीज़ों को लिख लिख के मैं सोच देखिए ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि ऐसे आप सोचने की कोशिश करें, है ना। कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। और जो मैंने सीखा है ना मॉक में लगा लगा के कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो बहुत टाइम सेव होगा आपका ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, चीज़ों को ऐसे ही अप्लाई करना शुरू कीजिए। मॉक में गलती होता है, होने दीजिए भाई, मैं भी करता हूँ गलती, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मॉक से ही सीखता हूँ। तो एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के विक्रय मूल्य और 20% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर जो है 25 है। देखिए ये एक जो है 32% है और अगर ये 20% का 2 छूट निकालेंगे तो आपका कुछ, देखिए मुझे याद था लेकिन आपके लिए लिखना पड़ रहा है कि 20 40 हो गया, 4 यानी 36। अब ये 36 और 32 का ही अंतर दे रखा है, 4% का अंतर दे रखा है 25। तो बिल की वास्तविक राशि यानी 100% रही होगी, 100% रही होगी यानी 25 से गुणा है। इधर भी आपका जो है 25 से गुणा होगा तो 625 हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। इसे आप पॉज कीजिए और यहीं पे पॉज करके आप बहुत फास्ट तरीके से इसका आंसर निकाल के जो है मुझे ओरली बताइए, है ना, कि कमेंट कीजिए कि हाँ क्या हो सकता है ओरली, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से पॉलीगन पढ़ चुके हैं और इस पे बेस मैंने कराया भी था, अभी एक दो सेशन पहले ही कराया था कि ओरली कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करना है आपको। बहुत ही फास्ट 180 में से घटाना है, 20 बचेगा। आपको बोल रहा है कि भाई भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो मैंने बोला था आपको कि जब भी अंतः कोण देना आपसे भुजाओं की संख्या पूछे तो आपको उसे बाह्य कोण बना लेना है। तो बाह्य कोण कैसे बनेगा? इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग 180 होता है। अगर इसका 160 दे रखा है उसको इसका मतलब कि उसका 20 होगा, तो 20 होगा तो आपको जो है 360 में 20 से भाग दे देना है, 18 आंसर होगा। बाकी आप करते रहिएगा, अगर अंतः कोण वाला फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। प्रत्येक अंतः कोण दे रखा है ना, तो ये होता है n और आपका दे रखा है 160, तो ये इस पर भी निकाल सकते हैं। बाकी आप कोशिश करिए कि जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर निकाला कीजिए। अगर आपने देखा नहीं है ना प्रीवियस लेक्चर तो भाई बिल्कुल देखिए, उसे मिस मत कीजिए, बहुत कंटेंट है उसमें। साधारण ब्याज पर एक मूलधन 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 25,000 रुपये की राशि जो है 1 लाख हो जाएगी? देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉक से मैंने उठाया है और ये बोल रहा है कि 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। देखिए कोई पी रहा होगा, ये जो है 2 गुना हो रहा है, यानी टाइम कितना ले रहा है? 8 ईयर ले रहा है और एक यहाँ पे इसका जो है एसआई मिल रहा है। अब बोल रहा है कि 25,000 रुपये जो है 1 लाख हो जाए, यानी ये कितना हो रहा है? 4 गुना। अब बोल रहा है कि ये जो है, ये जो मनी है ना, ये अब 4 गुना है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, कोई पंचायत नहीं है भाई, हमें जो है 4 गुना मतलब हो जा रहा है अमाउंट, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे 3 ऐसा ही मिल रहा है, यानी ये कितना गुना मिल रहा है? ये जो मिल रहा है 3 गुना, है ना। तो एक का वैल्यू जो है 8 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। समझ रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट सोल्यूशन है, अब इससे शॉर्ट क्या ही हो सकता है। ये भी HW है, आप इसका भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ है नहीं आपको। बस यदि किसी किताब के एक कलम में छपी हुई 9 पंक्तियों में 36 शब्द हैं तो 51 पंक्तियों में कितने शब्द होंगे? तो 9 चौका 36, 51 चौका यानी 4 यूनिट डिजिट यहीं हो जाएगा। तो छोटा मोटा क्वेश्चन आपके लिए भी उठा लेते हैं।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 15% के दो क्रमिक छूट देने के बाद जो है X रुपये में बेचा जाता है। X रुपये का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 500 इसका अंकित मूल्य है MP और जो है बेचा जाता है यानी SP। तो देखिए जब भी ऐसा होता है ना तो 500 इसका दे रखा है और इसका X रुपये में बेचा जा रहा है। अब जो भी छूट है ना तो इनके नीचे लिखिए 20% और 15% की छूट, यानी 1/5, यानी ये जो है 5 यहाँ पे रहा होगा तो ये छूट देके इसको जो है 4 में बेचा जा रहा है। ये 15% की क्रमिक छूट है, यानी 15% का क्या होता है 3/20 होता है। देखिए 15% का फ्रैक्शन आप लिख लीजिए, बहुत बार यूज होता है। यानी इसको देखिए गुणा में लिखना है, यहाँ पे लिखना है और फिर जो छूट हो रहा है ना यहाँ पे छूट वाला लिख देना है, यानी 17 हो रहा है ना। आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको बस सोल्व कर देना है। यहाँ पे ये कट जाएगा 5 दूने 10 से, ये 0 कट जाएगा। तो अब कुछ बच नहीं रहा है। 17 चौका 68 हो गया और 68 गुणे 5 करेंगे 8 5 40, 5 छक्का 30, 4 34, यानी X बराबर आपका 340 ही आ गया। देखिए ये तो एक टाइप का क्वेश्चन बना, आपसे पूछ लिया विक्रय मूल्य, आपसे SP पूछ लिया। अब एक टाइप से ये क्वेश्चन बनता है ना कि आपको बोलेगा कि 500 के अंकित मूल्य पर जो है 20% और X% के दो क्रमिक छूट देने के बाद जो है आपको जो है 340 रुपये में बेचा गया। तो आपको जो है ये X% जो है छूट निकालना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, X से कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं लिखना है। आपको बस ये जो 20% छूट देगा ना तो ये आपको यहाँ पे केवल बटा में जो है 5 और 4 रहेगा। X% का कोई यहाँ पे काम नहीं होगा। अब बाकी ऊपर आपका विक्रय मूल्य रहेगा और आपका जो है आंसर निकल जाएगा, जो भी है X% का वो छूट। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आएंगे वैसे तो हम लोग कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन A और कॉस A, मैंने बताया था कि आपको चेंज होता है फंक्शन जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है, यानी 90 गुणे 1 है, तो ये आपको जो है चेंज हो जाएगा। आपका कॉट A हो जाएगा और साइन A हो जाएगा। अगर बात करें कॉस A, कॉट A के तोड़ेंगे तो कॉस A बाई साइन A होता है। तो ये जो है कॉस A कट साइन ऊपर चल जाएगा, यानी 2 साइन A आपका आंसर हो जाएगा। वो छोटा सा क्वेश्चन था। तो देखिए फिर से एक बार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन आ गया। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर जो है 984 ग्राम लिखा हुआ है। एक्चुअल वेट जो है ये लिखा हुआ है लेकिन वो अक्षर में कम है, तो लेकिन वास्तव में उसका भार कम है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, इस गलत भार का उपयोग करके जो है दुकानदार को 23% का लाभ होता है। तो प्रयुक्त भार का वास्तविक माप क्या आप कर सकते हैं, पॉज करके एक बार ट्राई करें। अगर आपने किया है तो ठीक है, आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने बोला कि देखिए जो ये वेट है ना, ये तो ग्राहक को दिखेगा 984, लेकिन जो फॉल्टी वेट है 984 तो ग्राहक को दिखेगा। जो फॉल्टी वेट मान के चले X रहा होगा ये इसको, और इसी के वजह से उसे तो लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो 123 यानी 100 पे लाभ हो रहा है। तो बस बेसिक सा था कि आप निकाल सकते हैं। देखिए सभी वैल्यू जो है प्लेन में आ रहा है और यहाँ पे 100 नीचे है, यानी कि X को उधर ले जाएंगे तो 2 जीरो तो आना ही आना है। तो ये तो कट ही जाएंगे, ये कट जाएंगे, या तो 900 आएगा या तो 800। देखेंगे तो 4 जो है 8 3 के 24 आता है, यानी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा। ऑब्जर्वेशन है, बस जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना फास्ट कर पाएंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप ये भी बताइए कि सॉल्यूशन आपको कैसे लगते हैं मेरे, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले कि क्या आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं या इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यदि एक बहुभुज में 35 विकर्ण है तो उसके अंतःकोण का योग क्या है। क्या आप ट्राई कर सकते हैं इसे, क्योंकि मैंने सभी फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसके डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, और आपको जो है विकर्ण दे रखा है 35 विकर्ण है, तो n इंटू एन माइनस 3, 35 दूने 70। तो आप यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर लीजिए। देख सकते हैं कि अगर आप रखते हैं तो क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 10 रखेंगे
तो यहाँ पे 3 कट जाएगा 7, यानी 70 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी n का मान आपका जो है 10 आ गया। n का मान क्या होता है? भुजा होता है। n जो है भुजा होता है। तो अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो n-2 गुणे 180। तो आपका जो है यहाँ पे करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से निकल के आ गया। तो आपको हर चीज़ जो मैं करा रहा हूँ ना, देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में ये चीज़ें आपको यूज हो रही है। वो LP हो सकता है, RRB NTPC हो सकता है, क्योंकि मैंने तो एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आपको उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। एक दुकानदार 100 रुपये में 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदता है। 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में, देखिए 100 रुपये में 6 बोतल खरीद रहा है, इसका मतलब एक बोतल की कीमत क्या रही होगी? 100/6 रही होगी। अब वो बोले कि 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 1/5 यानी 6/5 में बेचना चाहता है, यानी 5×5 20 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा पजलिंग होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो 16% वार्षिक ब्याज की दर पे 3 वर्ष में कितनी धनराशि पे ये साधारण ब्याज प्राप्त होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो वर्ष दे रहता है समय में गुणा कीजिए 16×3 डायरेक्ट इसका जो है रेशियो बनाइए, जो नीचे रहेगा और ये जो रहेगा आपका ऊपर रहेगा, और आपको जो है 100% का निकालना है, क्योंकि आपको जो है कैपिटल जो है क्या बोलते हैं प्रिंसिपल निकालना है। तो 25 चौका 100, 12 चौका 48। तो अगर हम बात करें तो ये कैसे कटेगा? 12/96 और 9 12/96। तो देख सकते हैं 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो आप जैसे ऑप्शन को गंदे नज़र से देखेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन को जो है आप गंदे नज़र से देखा कीजिए, बहुत ही गंदा नज़र जितना हो सकता है। तो ये जो है आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप कर पाएंगे 4/3। और आपका जो है 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं। 3 आपका जो है √3/2 होता है, तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 3/4 हो जाएगा। और -2 यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, क्योंकि जो कॉस का होता है वो सेक का होता है, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। 3/4 कॉट स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3, 1/3 हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा है कि आपको निकाल देना है। 4/3 हो जाएगा, 3 का 9, 4 4 दूनी का 8, 3 -1/4। तो अगर आप करते हैं तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 43, 35, 12। अगर करते हैं तो 8, 12, तो 2 चौका 3 चौका 2/3 आपका आंसर आ गया। ये होगा आंसर। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2। ए बराबर आपका 6 दे रखा है, तो अगर हम बात करें तो √3 ए 6 दूनी 12, ए बराबर, इतना लिखना नहीं होता है, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। 4 12 होते हैं ना, तो अगर करेंगे तो 4 लिखेंगे, 4√3 हो जाएगा काटेंगे तो, क्योंकि एक √3 कट जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला आता है √3/4 ए स्क्वायर। तो अब 4 चौका 16, 48 हो जाएगा, और 12 चौका 48, 12√3 हो जाएगा आपका आंसर। तो थोड़ा फास्ट अब चलेंगे क्योंकि बहुत चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं ना। मीनू की आयु जो है 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु जो है 8 वर्ष है, कितने वर्षों में जो है मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? देखिए रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत ही कम होना चाहिए मॉक में अगर कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन तो, और ये तभी हो पाएगा जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मीनू की आयु अभी जो वर्तमान में चल रही है 38 वर्ष है, और उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है, कितने वर्षों में जो है मीनू अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी आयु की हो जाएगी? तो आप ये जो है ना चीज़ें को ऑप्शन से किया कीजिए।
मान के चलिए अगर 22 वर्ष लेते और 22 वर्ष बाद देखा जाता तो 22 वर्ष बाद इसकी पुत्री जो डॉटर है 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे और इसमें 22 जोड़ते जो इसकी मीनू है 8 2 10 3 2 5 1 6 देख सकते हैं कि यहीं तो बोल रहा है कि 2 गुनी हो जाए तो 2 गुनी हो जाए यहीं बोल रहे हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही फास्ट करना होता है, ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी बेसिक क्या ही डिस्कस करें, एक बार ट्राई कीजिए इसे, आप ऑप्शन से कैसे कर पाते हैं इसको ट्राई कीजिए। राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं, वह राधिका की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष बड़े हैं, राधिका की आयु कितनी है। आप इसे ओरली करें और कमेंट में इसका भी आंसर लिखें। तो देखिए ओरली अगर हम लोग करेंगे इसे तो बोल रहा है कि राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं, वह राधिका की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष बड़े हैं। तो देखिए राधिका की आयु हम ऑप्शन से उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 20 वर्ष है तो 20 से 2 गुना करेंगे हम, यानी बोल रहा है कि राधिका की आयु से 2 गुने, यानी 20 दूनी 40 से भी 20 वर्ष बड़े हैं तो 60 हो जा रहा है, यानी शिक्षक की आयु 60 है, 20 दूनी 40 20 60, तो ये शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 20 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन आप रखेंगे तो बहुत ही फास्ट आपके तरीके होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आंकड़ों के एक समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः ये है, और अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करके, अनुभाविक मतलब इम्पेरिकल फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप जो है इसे वीडियो को पॉज करें और इसे निकाल के बताइए, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको यूज में लिया है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर से फॉलो करते आ रहे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे कर पाएंगे। बाकी चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, मोड जो है 61.1 दे रखा है और माध्य नहीं दे रखा है, मीडियन। 2 मीन कितना दे रखा है, 58.7। तो 61.1 इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 4 है। और ये 3 मीडियन, तो 4 1 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और 3 मीडियन, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 2 3 9 27, तो ये आ रहा है। तो आप मार के भागते चलिए, ज़्यादा देखना नहीं होता है। तो आप ये सभी चीज़ें मॉक में ट्राई किया कीजिए, जो भी मैं बताता हूँ ना, तो बहुत ही इफेक्टिव और असरदार तरीका होगा ये। और देखिए मैं ऐसे ही ऑब्जर्व करके मान, देखिए हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहता है और एवरेज की तुलना में, अगर एवरेज देखेंगे तो एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 210 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितने दूर दौड़ चुका होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, बेसिक सी बात है कि अगर आपको ये डिस्टेंस दे रखा है, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं, ये है और यहाँ से ये जो है पुलिस है और यहाँ पे चोर है, तो यहाँ से पुलिस ने जो देखा ना, तो ये इनके बीच की दूरी जो है 210 मीटर थी। तो अब जब ये चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे चोर जो है कहीं पे पकड़ा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जो है आपके आसपास जो है चोरी हुई, आपने जो है पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस यहाँ से थाने से निकलेगी, तब तक ये चोर दौड़ रहा है। भाई चोर कहीं तो पकड़ा जाएगा ना, यहाँ पे मान के चलिए पकड़ा गया, तो यहाँ पे जब पकड़ा गया तो 7 बज रहे थे, चोर के लिए भी 7 बजे, यानी टाइम यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो जब टाइम सेम होता है ना, तो क्या होता है कि जो डिस्टेंस है और स्पीड है, इसका आपका जो है क्या बोलते हैं, रेशियो जो है बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चोर है और हम यहाँ पे लिख देते हैं थीप है, और ये पुलिस है। क्या दे रखा है, 25 स्पीड है और इसका पुलिस का जो है 32 है। तो ये तो स्पीड का है। तो मैंने अभी बोला कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। क्या ये डिस्टेंस का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया ये रेशियो। अब इनके बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 7 है, लेकिन दे रखा है कि 210 है, यानी कितना 30। तो अब जो है चोर पकड़े जाने से पहले कितने, तो चोर का ये है आपका, देख सकते थीप वाला, तो आप जो है 30 गुना इसे कर देंगे, यानी 750। तो आपको जब भी ये दिखे क्वेश्चन, जैसे कि इसका आंसर ये हो गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि उनके बीच का दूरी दे रखा हो
और आपको स्पीड दे तो आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही फास्ट होना चाहिए। आपने लिखा 25 32, आपने इनका बीच का ये निकाला और ये निकाला, बस काम ख़त्म कर दिया आपने, है ना। बाकी चलिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके वीडियो को और बताइए कि कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे ही हम चोर पुलिस के जो भी बहुत ही कम टाइप बनते हैं सब डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे एक दो क्लास में। एक पुलिसकर्मी और एक चोर एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। वे एक ही दिशा में चलते हैं, तो उन्हें एक दूसरे को इतना दूर होने में कितना समय लगेगा। तो देख सकते हैं कि ये जो बोल रहा है कि समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना दे रखा है 9.5, और चाल जो है ना वो रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो कितना हो जाएगा, घटेगा ना भाई। कहाँ चलते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो घटेगा यहाँ पे, तो घट जाएगा। तो 5.5 में से 5 घटेगा 0.5 हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 19 5 95 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये जो है 2 क्वेश्चन था चोर पुलिस पे, और दोनों थोड़ा अलग अलग ही था। श्री सक्सेना जो है 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं। वह उन्हें 15 प्रति पेन की दर से बेच देते हैं, तो उनका लाभ हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा। देख सकते हैं कि इसका सीपी जो है 150 है और 150 में वो 12 पेन खरीद रहा है। 12 पेन खरीद रहा है तो इसका मतलब वो 12 पेन बेचेगा भी, और वो 15 पेन एक का बेच रहा है, यानी 12 पेन कितने में बेचेगा, 12 और 15 का जब गुणा करते हैं तो 180 आता है। और ये देख सकते हैं कि लाभ जो है 30 आया, 150 100 30 5 20% आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वंदिता ने 5 विषयों अर्थात हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत में कुल मिलाकर 80% जो है अंक प्राप्त किए, जहाँ प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक जो है 105 थे। यदि वंदिता ने हिंदी में इतना अंक और संस्कृत में इतना अंक और गणित में इतना अंक और अंग्रेजी में इतना अंक प्राप्त किए, तो उसने विज्ञान में अंक, तो देखिए विषय कितने थे, 5 विषय थे, अधिकतम अंक 105, तो टोटल अंक कितना होगा हमारे पास, अगर बात करें तो 525 हो जाएगा टोटल अंक है। लेकिन उसने प्राप्त कितने किए, 80 प्राप्त किए, एग्रीगेट जो है उसका 525। देखिए इसका 4/5 होता है अगर हम बात करें तो फिर से 105 हो जाएगा, 105 400 और 400 हो जाएगा 20 यानी 420 हो जाएगा। अब हमें टोटल जोड़ देना है। देख सकते हैं कि ये 4 विषय हैं, आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के घटा देंगे इसमें, 8 1 9 2 11 11 9, यहाँ पे 0 आ गया, 8 2 10 और 9 19 9 28 28 8 360। तो इसको 360 यहाँ से घटा देना है, तो आपका जो है निकल के आ जाएगा विज्ञान में कितना नंबर प्राप्त हुआ है। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, आप समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक रेलगाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर निकलती है। 1 घंटे बाद जो है एक अन्य रेलगाड़ी जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर से रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। देखिए बेंगलोर से रेलवे से निकलती है और एक अन्य रेलगाड़ी, तो देखिए ये आपको कैसे करना है, वैसे बेसिक डिस्कस कर देता हूँ लेकिन आपको एक लाइन में ही करना है। यहाँ पे जो है एक रेलगाड़ी है जो कि चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये जो है आपको 1 घंटे बाद कहाँ पे पहुँच चुकी होगी, यहाँ पे कुछ पहुँच चुकी होगी, है ना। तो ये इसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से कितना चला होगा, 80 किलोमीटर चला होगा। अब ये गाड़ी जो है एक जो है 100 किलोमीटर से यहाँ से खुलती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब तो उसे क्या करना होगा कि जो रिलेटिव स्पीड है वो तो घट जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है कि समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, समय ही तो पूछ रहा है, समय बराबर दूरी क्या हो जाएगा, अब 80 किलोमीटर हो जाएगा। अब जो है क्या होगा कि रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों अब चल रहे हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 100 में से 80 घटेगा तो 20 हो जाएगा। आज देखेंगे तो 20 का 80 यानी 4 घंटे इसका आंसर हो जाएगा।
तो आपको बस यही करना था कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर स्टेशन से निकलती है और 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद जो ये पहले जो गाड़ी खुल रही है तो ये तो 80 किलोमीटर चल गई होगी, तो यहीं पे आपको 80 लिखना था। और आपको एक अन्य गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जब ये दूसरी गाड़ी भी खुल गई तो अब जो है रिलेटिव स्पीड हम लोग काम में लेंगे, तो यहाँ से आपको घटा देना था 20 और आपको 4 घंटा निकल के यहीं पे आया था। इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, बस ऑब्जर्वेशन आप रखा कीजिए कि हाँ भाई कैसे चीज़ों को हम करें। तो ए, बी और सी किसी कार्य को जो है 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी, सी, डी उसी कार्य को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी, डी, ए उसी कार्य को जो है 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डी, ए, बी उसी कार्य को जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बस कुछ है नहीं, देखो लेंदी बनाने की कोशिश की गई है, आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। बाकी मैं तो डायरेक्टली कर देता, ये सब ABC नहीं लिखता मैं। बी, सी, डी 10, डी, ए, एक सेकेंड ये वाला छूट गया ना, सी, डी, ए, सी, डी, ए 15 और डी, ए, बी 30। तो आपको यहाँ पे सबका जो है निकाल लेना है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी आपका 6 हो जाएगा, इसका आपका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे इन सबको तो देखेंगे कि ए एक बार एक बार एक बार यानी सब 3 बार आ रहा है। अगर बी की बात करें एक एक एक, ऐसे ही सी क्या, तो आप 3A + B + C 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना। और इनके एफिशिएंसी को जोड़ना है, 6 3 9 2 11 1 12, तो A + B + C + D और 3 से 4 बार में काट देंगे 4। तो क्या बोल रहा है कि A B C D मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, यानी कि इनका एफिशिएंसी देख सकते हैं कि 4 है और यही पूछ रहा है कि कितने दिनों में करेंगे। तो 30 में 4 से भाग दे देना आपको, तो 2 दूनी के 4, 15 दूनी 30, 2 7 14, 1 15, आपका आंसर आ जाएगा ये। बाकी देखिए आपको ये सभी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पता है कि जब सभी चीज़ें रिपीट हो रही है तो आपको यहीं से देखना था कि ए 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखते और आराम से आपको जो उतना बड़ा वैल्यू दिया नहीं था, 5 दिन 10 दिन और 15 दिन और 30 दिन दिया हुआ था, है ना। तो आपको जो है 30 LCM मान लेना था और आपको क्या करना था, यहीं से डायरेक्टली लिखना था A + B + C + D ऐसे लिखना था डायरेक्टली। और आपको पता था कि भाई यहाँ पे लिख लेते कि अगर हमने 30 निकाला है LCM, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ABC वाले का जो है आपका जो है 6 आ जाता और यहीं पे आपको ऐसे जोड़ते चलना था, 6 आ गया और उसका 3 आ गया और इसका जो है 2 आ गया और इसका 1 आ गया, 6 3 9 2 11 1 12 करते, यहाँ पे 12 लिखते 4 ऐसे करते। तो आप देख सकते हैं इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको कि यहाँ वहाँ पे सजा रहे हैं हम लोग, सजाने का नंबर नहीं मिलेगा आपका, कट जाएगा ना, और बहुत अच्छे तरीके से कटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए रेखा चित्र में PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं और यदि PAQ 38 डिग्री है तो PQO ज्ञात करें। देखिए ये तो आप कर सकते हैं, मतलब बेसिक सा आपको अगर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी ऐसा दिया रहे आपको कुछ जीवा से सेंटर पे, ये सेंटर है और ये ऐसा दे रखा है। देखिए मैंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट किया है और ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया, तभी मैं ये सब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे थीटा बनता है तो यहाँ पे θ/2 बनता है। तो अगर यहाँ पे 38 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 गुना होगा इसका, यानी 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब ये दोनों जो हैं ये थीटा है, यानी बराबर बराबर बनेंगे। इसका पूछ रहा है ना आपको PQO, यानी इसका पूछ रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, 180 में से 76 को घटाना है 4 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 104 और आपको 2 से भाग देना 52, तो आपका जो है 52 आंसर आ जाएगा। तो क्या हम इतना करें? जी बिल्कुल नहीं, आपको इतना भी नहीं करना है।
आपको क्या करना है, बेसिक सा बात है कि मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट इसका बताता हूँ कि जब भी, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही है, तो चलो एक और बना देता हूँ। इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। अगर आपको कुछ इस प्रकार दिया हो, यहाँ पे हम बना लेते हैं, और ये केंद्र से आया है और ये परिधि पे है इसी जीवा से, तो आपको कभी भी, जैसे कि ये आपको थीटा दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको 38 दे रखा था, और आपसे इनमें से किसी को भी एक को पूछ ले, तो ये जो होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट 90 माइनस थीटा। यानी आपको क्या करना था, बेसिक सा बात था कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक पूछ रहा है तो 90 माइनस 38 कर देना था, और कुछ नहीं करना था। 2 और ये 8 हो गया तो 5, 52 आपका आंसर आ जाता। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप नोट कर लीजिए, है ना। तो ऐसे आपको मेंटोस ज़िंदगी वाली लाइफ जीनी है। तो यहाँ पे टेबल का एक क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक वर्ष में 4 महीने के दौरान एक रेस्ता का उपयोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा है। सभी 4 महीने के दौरान खाद्य पदार्थ सी की औसत मात्रा। आपको ये सी से मतलब है और सबसे मतलब है नहीं। अगर 5 5 10 करते हैं, और 2 8 2 10, 19 9 8 17, 27, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, ये 0 था ना, हाँ 0 था। तो कितना था वैल्यू, 4 था। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी का 8, 3 4 9 36, यानी कि ये आंसर होगा। अब मारिए भागिए, अब बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो देख सकते हैं कि आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार था। हमने थोड़ा सा फास्ट किया और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि स्पीड तो बढ़ाना बनता है भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं इन 10 लेक्चर्स में। यही है आपका पूरा जिस्ट मैथ का, देखा जाए तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और ये नहीं कि आपने उठा लिया एक कोर्स को 400-500 घंटे से कर रहे हैं, 5 साल से कर ही रहे हैं उसको, और भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे आप कभी भी मतलब चीज़ों में इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्लास है ना, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा अगर आप डेली बेसिस पे इसको करते हैं तो। बाकी आप थोड़ा सा फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, या कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, या और भी कुछ जो भी हो आपके मन में, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।